हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आइए देखते हैं क्या है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है एक प्रकार की उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की अवक्रिया होती है वह एक प्रकार की उपचयन या उपचयन और अपचयन की अवक्रिया होती है। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है और अपचयन की इंग्लिश होती है रिडक्शन। ठीक, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अवक्रिया है जिसमें पौधे जल क्या क्या बताया गया, पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अवक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या चाहिए, जल एवं खनिज लवण। लेकिन किसके प्रेजेंटेशन में होता है, तो वह सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ होता है, तो पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमेशा क्वेश्चन आता रहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है पौधों की, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, खनिज लवण है, सनलाइट और क्या है, क्लोरोफिल है। इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और इसको और मिलता क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आप देखे हैं, सुने भी होंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को ये लोग छोड़ते हैं, है ना, जो यही रिएक्शन है। तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सनलाइट और क्लोरोफिल की, और क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है, ग्लूकोज, जल और क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन आता है कि जो जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधों को कैसे प्राप्त होता है, तो जो वायुमंडल में घुला हुआ या कह सकते हैं वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों की पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्टोमेटा के द्वारा सोख लिया जाता है। तो वायुमंडल से इस पौधे को मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या चाहिए, जल चाहिए और मिनरल्स चाहिए यानी कि खनिज लवण चाहिए। ये जल और खनिज लवण कहाँ से मिलता है, तो पौधों को जड़ों के द्वारा, यानी जड़ें क्या करती हैं, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। कैसे करती हैं, तो आप पौधों की जड़ों को देखे होंगे। इन जड़ों में तो एक मुख्य जड़ होता है और उस मुख्य जड़ से तमाम जड़ की शाखाएं निकली होती हैं और इन जड़ की शाखाओं में पतली पतली धागे के समान रेशा निकली होती हैं। इन पतली पतली रेशाओं को कहा जाता है मूल रोम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मूल रोम। मूल रोम की इंग्लिश होती है हेयर रूट। हेयर रूट होता है, कहाँ पर होता है हेयर रूट, तो जड़ों में होता है नीचे। और यही हेयर रूट क्या करता है, जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है मिट्टी से। ठीक, तो जल और खनिज लवण का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है, लेकिन केवल जड़ में अवशोषण होने से तो काम बनेगा नहीं, इसको पहुंचना कहाँ है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल में होता है। इसका मतलब इस जल और खनिज लवण को मूल रोम से यानी जड़ से पहुंचना कहाँ है, पौधों की पत्तियों तक पहुंचना। कैसे पहुंचेगा, तो इसी जड़ के भाग से लगा होता है सीधे पत्तियों तक एक नलिका होती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की या जटिल ऊतक की, जिसको कहा जाता है जाइलम नलिकाएं। इसका नाम क्या है, जाइलम नलिका।
या कह सकते हैं जाइलम ट्यूब्यूल्स। जाइलम ट्यूब्यूल्स के द्वारा मूल रोम से जल और खनिज लवण क्या करता है, अवशोषित होकर यह इसी जाइलम नलिका के द्वारा पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। इसका मतलब पौधों की पत्तियों तक पहुंच गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, और जड़ों के द्वारा पहुंच गया क्या चीज, जल और खनिज लवण। और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, और ये कहाँ होगा, तो पौधों की पत्ती के क्लोरोफिल भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया। और बनता क्या है, तो ग्लूकोज बनता है, और क्या जल, और क्या बनता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा वो किससे हो रहा, चूंकि आपको भी बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया है या उपचयन और अपचयन की अपक्रिया है, यानी कि ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, तो किसके द्वारा इस ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, इसका निर्माण होता है जल के अपचयन यानी कि जल के रिडक्शन के द्वारा, H2O के रिडक्शन के द्वारा निर्माण किसका होता है, ऑक्सीजन का। जबकि जो ग्लूकोज का निर्माण होता है या कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के द्वारा निर्माण होता है किसका, ग्लूकोज का। ये हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कि मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद बन क्या रहा, ग्लूकोज बन रहा, इसका मतलब एनर्जी का उत्पादन हो रहा, कह सकते हैं पोषक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। लेकिन पौधों के इस पोषक पदार्थ का निर्माण कहाँ हो रहा, पत्तियों में हो रहा है, लेकिन पौधों के हर भाग तक इसको पहुंचना है ग्लूकोज को। पत्तियों तक तो है ही, पत्तियों में तो ग्लूकोज का निर्माण हो ही रहा है। तने की जो कोशिकाएं हैं उसमें भी एनर्जी पहुंचना है, जो जड़ की कोशिकाएं हैं उसमें भी, सेल्स हैं उसमें भी एनर्जी को पहुंचना है। तो ये कैसे ग्लूकोज पहुंचता है पूरे किसके, प्लांट के बॉडी में। तो जो प्लांट होता है इसमें पौधों की पत्ती में निर्माण किसका हुआ, ग्लूकोज का। ग्लूकोज के निर्माण होने के बाद पौधों की पत्तियों से पौधों के प्रत्येक भाग में एक और जटिल नलिकाएं होती हैं, या कह सकते हैं जटिल ऊतक की बनी नलिकाएं होती हैं, जिसको कहते हैं फ्लोएम नलिकाएं। नाम क्या है, फ्लोएम जो नलिकाएं होती हैं इनका मुख्य कार्य है, तो इनका बस केवल एक कार्य है, यह जो ग्लूकोज बना हुआ है पौधों के पत्तियों से पौधों के सभी भागों में पहुंचाना होता है। ठीक, जाइलम का क्या काम है, जाइलम का काम है खनिज लवण को यानी खनिज और मिनरल्स को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना, और भोजन के निर्माण के बाद ग्लूकोज का परिवहन कौन करता है, तो वो करता है फ्लोएम नलिकाएं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हमेशा हमेशा से पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वह आता है कि आखिर जो सूर्य का प्रकाश है, क्यों, चूंकि सनलाइट की आवश्यकता है, और इस सनलाइट की आवश्यकता में जो सूर्य का प्रकाश है यह किस प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और किसमें सबसे कम होती है। तो आप पढ़े होंगे विजिबल रेज या दृश्य प्रकाश के बारे में। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिनमें इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें एक रंग आपका होता है रेड का यानी कि लाल का, और एक रंग होता है आपका बैगनी यानी कि वायलेट, वायलेट बैगनी यानी कि वायलेट होता है। तो जो लाल रंग की प्रकाश की किरणें हैं दृश्य प्रकाश की, इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा होती है उन 7 दृश्य प्रकाश के रंगों में, जिसको आप विबजोर पढ़ते हैं या कहते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश के किरणों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह वायलेट यानी कि बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम प्रकाश की अपक्रिया होती है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है, जिन प्रकाश की किरणों का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका आवृत्ति क्या होगा यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। तो जो रेड प्रकाश की किरणें होती है इसकी जो आवृत्ति होती है कम होती है, और जो तरंगदैर्घ्य होता है वेवलेंथ होता है ज्यादा होता है, और इसी वजह से रेड प्रकाश की किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, चूंकि उसकी जो मानक है प्रकाश संश्लेषण की वो पूरा कर रहा कौन, रेड कलर। और चूंकि वायलेट का जो कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य है ये कम है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति ज़्यादा है, तो इसमें सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया।
प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया होती है यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया कहा गया। इसका मतलब इसमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रकाश ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और एक है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि रात अगर हो गया तो क्या पौधों को एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल दिन में ना पड़ के रात में भी पड़ती है। लेकिन रात में तो प्रकाश है ही नहीं, तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की एक ऐसी भी अपक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो बिना प्रकाश के हो सकता है। उसको कहते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया या डार्क रिएक्शन, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक क्रिया होती है यानी कि जो लाइट रिएक्शन होता है, यह जो लाइट रिएक्शन है यह पौधों की पत्ती में जो क्लोरोफिल है इसी में एक पार्ट होता है ग्रेना। यह किसमें होता है? तो यह होता है ग्रेना में। और जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया है यह पौधों की पत्ती में जो क्लोरोफिल है इसमें एक पार्ट होता है स्ट्रोमा। यह होता है किसमें? स्ट्रोमा में। तो दो जगह प्रकाश के समय ग्रेना में फोटोसिंथेसिस होता है और अगर प्रकाश नहीं है तो वह क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया को कहा जाता है हिल रिएक्शन। चूंकि हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।